आज जो है हम चर्चा करेंगे यूपीएससी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इस सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले सेशन में चंद्रमा के बहुत सारे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी, बचे हुए शेष क्वेश्चनों के बारे में इस सेशन में हम सारी चीजें क्लियर करवाएंगे। तो भैया आइए भैया सारी चीजें जो है एक एक कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें समझते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नोटिफिकेशन पाना है सब्सक्राइब करने में जो है एक रेड से लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ इस चैनल से जुड़कर हमारे परिवार की तरह इस चैनल से जुड़कर आप आनंद उठा सकते हैं स्टडी का। ठीक है, तो चलिए भैया हम बात करते हैं मून का। जैसा कि हमने पिछले सेशन में हमने मून के बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और ये पार्ट सेकंड है, इसमें हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात, पृथ्वी का एक मात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी की। इसके अलावा, ठीक है, ये लाइट लग रही है आंख में थोड़ा, पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर एक ही चंद्र यानी सैटेलाइट है। सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, सैटेलाइट तो बहुत सारी हैं मगर नेचुरल सैटेलाइट जो है वो एकमात्र चंद्रमा ही है। तो भैया पहला क्वेश्चन। उसके बाद चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/81 गुना है। यदि हम सपोज करते हैं कि पृथ्वी का यदि सपोज करते हैं 81 किलोग्राम, समझे ना मेरे को ध्यान से, 81 किलोग्राम है तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 1 किलोग्राम होगा, अर्थात 81 टाइम वो ज्यादा है उसका द्रव्यमान। ठीक है, उसके बाद किसका द्रव्यमान? पृथ्वी का द्रव्यमान 81 टाइम ज्यादा है। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के 1/6 गुना होता है, अर्थात 1/6 गुना का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम पृथ्वी पर 1 मीटर जंप कर सकते हैं उसी प्रकार चंद्रमा पे हम कितना 6 मीटर जंप कर सकते हैं, ऐसे समझते हैं। यदि यार सपोज करते हैं द्रव्यमान की बात करें, यदि यार सपोज करते हैं किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कितना 60 किलोग्राम है, तो वहां चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगली बात करते हैं चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स गड्ढा, जो यानी कहते हैं कि उल्का पिंडों के गिरने से क्रिएटर का निर्माण हुआ था। तो क्रिएटर का ये चित्र आपके सामने देख सकते हो, इस प्रकार से क्रिएटर यानी गड्ढा बन गया। गड्ढा किस कारण से बना? तो गड्ढे का प्रमुख रीजन ये रहा कि यहाँ पर बताते हैं कि एस्टेरॉयड आया था, एस्टेरॉयड आने के बाद इसकी धरती पर गिरा था और इसी से ये क्रिएटर का निर्माण हुआ यानी गड्ढे का निर्माण हुआ। तो भैया इसका नाम क्या है? क्लेवियस। क्या नाम है? क्लेवियस नाम है। ठीक है, उसके बाद अपोलो 11 मिशन। अब अपोलो 11 मिशन ये वही मिशन है जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ये वही मिशन है जिसमें चंद्रमा पर की धरती पर सबसे पहले पैर रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो इसी मिशन के द्वारा जो है भेजा गया था इनको चंद्रमा पर। अब इसके अलावा हमने पिछले सेशन में बात भी की थी, अमेरिका कट्टर विरोधी देश है रशिया। तो रशिया इस बातों को नहीं मानता है कि वास्तव में वहां पर जो है इनके द्वारा जो है, किनके द्वारा, कि जो है नासा के द्वारा जो है मिशन भेजा गया था, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। तो भैया ये बात रही। अब हमने पिछले सेशन में एक बात बताई थी, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग कर दिया था इसलिए सॉरी। तो यहाँ पर नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ऐसी संस्था है जो स्पेस से रिलेटेड अंतरिक्ष पर, जैसे वाइजर 1 वाइजर 2, ठीक है, शुरू में बताया था हमने जब शुरुआती तौर में हमने जब जो है सूर्य के बारे में बता रहे थे उस समय वाइजर 1 वाइजर 2 के बारे में हमने चर्चा की थी। इंटरस्टेलर और आउटर स्टेलर, ये सारी बातें हम जब लास्ट का जब पढ़ेंगे प्लूटो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, तब इसके बारे में हम ये सारी चीजें बता देंगे कि जो है वाइजर 1 वाइजर 2 यानी अमेरिका के द्वारा भेजा जाएगा। अपोलो 11 मिशन में किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? अपोलो 11 मिशन में सैटर्न ऐसे 506 50 क्या सैटर्न एस ए
506 का यूज किया गया था। ये आपके सामने ये रॉकेट रहा, इस प्रकार का ये रॉकेट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच के क्षेत्र को शिशलूनर क्या बोला जाता है? शिशलूनर बोला जाता है। ज्वार भाटा के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी, यानी ज्वार भाटा आने के लिए हमने ज्वार भाटा की बात की, तो ज्वार भाटा क्या होता है? जो समुद्र पर ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं उन्हें ज्वार बोला जाता है, और ये प्रमुख रीजन होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी चंद्रमा इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस कारण से यहाँ पर ज्वार आते हैं। इसके अलावा चंद्रमा पर वायुमंडल पाया जाता है, तो ये भी बात भैया, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता। चंद्रमा चमकीला दिखाई देता है, क्यों? तो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकीला दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्डिन का मिशन, अपोलो 11 मिशन, अभी हमने बात की थी, ये 1969 में भेजा गया था। डेट इसकी जो है हमने पिछले सेशन में बताई थी, अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसके बाद अपोलो 11 मिशन का उपयोगी रॉकेट, ये तो हम भी बताया था, ये 2 बार हो गए। ठीक है, पहला अपोलो 11 मिशन, ये एक ही बात है। पूर्णिमा में होता है क्या? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता क्या है समझते हैं इसको बहुत ध्यान से। चंद्र ग्रहण जो होता है, ये इसमें क्या होता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। जैसे हमने ये सपोज किया, ये मान लिया हमने अर्थ है, और ये मान लिया हमने क्या है, सन। ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से समझते हैं सारी चीजें। ठीक है, जैसे हमने सपोज किया, ये हमने सपोज किया है कि ये हमारा जो है, जैसे कैमरे को हमने सपोज किया ये सूर्य है, समझना ध्यान से, और इसको हमने सपोज किया ये पृथ्वी है, और इसको हमने सपोज किया चंद्रमा है। तो चंद्र ग्रहण का मतलब होता है चंद्रमा का ना दिखाई देना। तो अर्थात हम जो है, यदि अगर इसके सामने पृथ्वी आ जाती है, सूर्य के सामने पृथ्वी आ जाती है, तो क्या जो है चंद्रमा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। अब ये जैसे जैसे ऐसी इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है, इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि हमने बताया था यानी जो है सूर्य जो होता है वेस्टर्न टू ईस्ट, यानी सूर्य ग्रहण में जो पृथ्वी उसके चारों रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट होती है। क्या? पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, सॉरी पश्चिम से पूरब की ओर। तो इस प्रकार से मूव करती है। जब मूव करती है तो हमारा कुछ भाग दिखाई देने लगता है। अभी यहाँ से हम देख पाए तो ये हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। जैसे ये हमारे सामने आ जाएगा तो थोड़ा दिखाई देगा, और जस्ट ऐसे आ जाएगा तो ये हमें नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रकाश आगे की ओर पड़ रहा है, पीछे की ओर नहीं पड़ रहा है, जिस कारण से ये नहीं दिखाई देगा। बट यदि यार हम ऐसे इस भाग को, जैसे ये सपोज करते हैं पृथ्वी, अब चंद्रमा यहाँ पर है, तो चंद्रमा पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिस कारण से ये हमारा चंद्रमा दिखाई दे रहा है। अर्थात हमें सबसे पहले समझना है चंद्र ग्रहण क्या होता है। चंद्र ग्रहण का मतलब चंद्रमा का ना दिखाई देना। चंद्रमा कब नहीं दिखाई देगा? चंद्रमा तब नहीं दिखाई देगा जब जब सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। सूर्य, ठीक है, सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, जिस कारण से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उस स्थिति में उस समय पूर्णिमा की घटना होती है, उसे बोला जाता है पूर्णिमा, यानी पूरा चांद का न दिखाई देना, यानी पूरा चांद छिप जाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये 3 घंटे 28 मिनट की प्रक्रिया होती है। कितने? 3 घंटे 28 मिनट की प्रक्रिया होती है। भैया देखो, समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर चंद्रमा दिखाई नहीं देने का अब बात ये पड़ रही है, समझना बिल्कुल ध्यान से, कि सही है, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होती है ये 3 घंटे, क्योंकि बहुत जो है समय, 3 घंटे 28 मिनट बहुत समय होता है, बड़ा समय होता है। तो ये स्थितियां जो होती हैं वो इस कारण से होती हैं। अब अमावस्या की बात कर ले, यदि यार अमावस की बात कर ले, तो इसमें सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य का न दिखाई देना, ठीक है, सूर्य ग्रहण का मतलब सूर्य का न दिखाई देना। लेकिन बात ये पड़ रही है, यहाँ पर होना तो चाहिए कि जो है पृथ्वी ग्रहण बोलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं बोला गया, इसको सूर्य ग्रहण बोला गया। आप समझना बिल्कुल ध्यान से समझना। ये हमारा चंद्रमा है, और ये जो कैमरा है
ये सूर्य है और ये हमारा क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ध्यान देना। अब ये पृथ्वी का कुछ भाग ही ढक पा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये पृथ्वी का पूरा भाग ढक ले, पूरा भाग नहीं ढक पाएगा। अर्थात ये जब इसके सामने रहेगा तो कुछ भाग को ढक पाएगा। अब जैसे हम सपोज करते हैं यहाँ पर इंडिया है, इंडिया के सामने ये जो है चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा उस एरिया में अंधेरा कर देगा। ठीक है, यानी रिंग की भात दिखाई देगी। जैसा कि यानी जो है चंद्र ग्रहण का ये फोटो है और सूर्य ग्रहण का ये फोटो है। दोनों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों चीजें समझ लो और सही से देख लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जब हमने सूर्य ग्रहण का जो चित्र दिया है इसको हम समझते हैं, तो मतलब भैया जितने एरिया को कवर करेगा उतने ही भाग पर सूर्य ग्रहण होगा। तो ये लगभग जो एरिया होता है यानी सूर्य ग्रहण में कितने भाग को ढकता है, तो सूर्य ग्रहण में जो चंद्रमा होता है वो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी जो है को ढक लेता है। अब ये पृथ्वी जो ईस्ट टू वेस्ट घूम रही है, ठीक है, ये तो बात सही है। अब इसके अलावा किसके, क्योंकि चंद्रमा के चारों, ठीक है। इसके अलावा इसमें समय अंतराल 7 मिनट 8 सेकंड का लगभग समय लगता है। इतना समय यानी भूक्षणिक समय होता है। ठीक है, अब चूंकि बात ये पड़ रही है चंद्रमा उतना बड़ा नहीं है, अभी हमने बताया था। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब कौन आ जाए, चंद्रमा, तो सूर्य ग्रहण होता है, अभी बताया था। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, क्या सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, एक कैलेंडर मास में 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लू मून। ऐसा देख पा रहे हो ये चित्र में ब्लू मून क्या चित्र दिखा रहे हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष में सर्वाधिक निकट हो तो उसे क्या कहा जाता है, पेरिस फुल मून। क्या बोला जाता है, पेरिस फुल मून। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष से सर्वाधिक दूर हो, ठीक है, सर्वाधिक, चूंकि बात ये पड़ रही है समझना बिल्कुल ध्यान से, जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से ये चंद्रमा कभी दूर होता है तो कभी पास में आता है। कैसे, क्योंकि ये अंडाकार कक्षा में गति कर रहा है। कौन, चंद्रमा जो है पृथ्वी के अंडाकार कक्षा में गति कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है, हम ये देखेंगे यहाँ से ये दूरी हमें कम समझ में आ रही, यहाँ से ये दूरी कम समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ से बहुत दूरी समझ में आ रही है, यहाँ से भी दूरी समझ में आ रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब दूरी अधिक होती है तो अपभू कहते हैं और दूरी सर्वाधिक निकट होती है तो उसे पेरिस फुल मून बोला जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हुई। ठीक है, उसके बाद भारत में अपना चंद्रयान मिशन, देखो समझना, इनको ध्यान से समझना। भारत ने अपना चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया था इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला मिशन जो चंद्रयान 1 था, मिशन 22 अक्टूबर 2008 में इसे भेजा गया था पृथ्वी जो है चंद्रमा पर। दूसरा मिशन, जो पहला मिशन था, इसने खोज की थी किसके बारे में, यानी चंद्रमा पर जो है जल, क्योंकि चंद्रमा पर जल है, इसके बारे में सर्वाधिक सबसे पहले पता लगाने वाला ये मिशन था। ये 2008 में भेजा गया था, भारत के द्वारा यही पता लगा कि जल चंद्रमा पर है। अब देखो जल जो है तो समझना, जल तो ठीक है, मगर हमें ये समझना होगा कि उस जल को हम पिघलाएंगे कैसे। ठीक है, उस जल को हम कैसे पिघलाएंगे, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता या सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जिस कारण से वहां बर्फ जमी रहती है। तो बहुत मोटी मोटी बर्फ जमी है, तो कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा या नासा के द्वारा, ठीक है, ये सिस्टम फिट करने में कामयाबी सोच रहे हैं कि कामयाबी मिल जाए, मगर वास्तव में ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट एक लॉन्च करेंगे। सैटेलाइट जो है, जो कि चंद्रमा के चारों ओर घूमेगी और चंद्रमा के चारों ओर घूमते घूमते वो जो है सूर्य के प्रकाश को, जो कांच का बना होगा, एक शीशा होगा, सैटेलाइट के रूप में होगा, वो तैरेगा और जो सूर्य का प्रकाश है वो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंचाने का प्रयास करेगा, जिस कारण से उसकी बर्फ जब पिघल जाएगी, तो जब बर्फ जब पानी बन जाएगी तो पानी से ही सारी चीजें पर्याप्त है। तो ऐसा यानी जो है मिशन, पहला मिशन था। चंद्रयान 2 ये तो फेल हो गया था भैया,
22 जुलाई 2019 में भेजा गया था, ये फेल हो गया था भैया। इसमें जो प्रज्ञान था या रोवर था वो डैमेज हो गया था, जब नीचे जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस कारण से ये डैमेज हो गया। फिर चंद्रयान 3 भेजा गया, 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। ये सॉफ्ट लैंडिंग की थी दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो है यानी चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 1923। ये लगभग 12 से 1 बजे के बीच का लगभग ऐसा ही कुछ है डाटा, ठीक है, कंफर्म कर लेना इस बात को कि टाइमिंग क्या थी। तो इसने दक्षिणी पोल पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ये लगभग 14 दिन तक वहां पर रिसर्च किया था। उसके बाद चूंकि बात ये पड़ रही, हमने बताया था कि वहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लगभग 153 माइनस में चला जाता है, क्योंकि जब धूप निकलेगी तो उसके सोलर सोलर पैनल काम करेंगे। तो ऐसा हुआ था, उसके बाद जो है हमेशा हमेशा के लिए वो दफन हो गया था। तो भैया इस प्रकार से, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक स्थान पृथ्वी पर हर दिन 12 घंटे 26 मिनट बाद प्रत्येक स्थान पर ज्वार उठता है। प्रत्येक स्थान मतलब समुद्री तल पर ज्वार उठता है, यानी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। ज्वार में 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। ज्वार भाटा क्या होता है? तो ज्वार उसे बोलते हैं जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, उन्हें ज्वार बोलते हैं, और जैसे ही लहरें नीचे की ओर जाती हैं उन्हें भाटा बोला जाता है। तो इनका अंतराल 6 घंटे 13 मिनट का होता है, यानी 6 घंटा 13 मिनट बाद जो है भाटा आता है। ज्वार जो होता है वो 12 घंटे 26 मिनट में आता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, यानी कभी कभी जो है जहाज इनके चपेट में आ जाते हैं तो समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। तो यहाँ अब देखो एक बात और यहाँ पर समझ लो, राहु केतु क्या होता है? राहु केतु ऐसा बताया जाता है कि राक्षस और देवताओं के बीच में जो है, जिस समय अमृत का वितरण हो रहा था, उस समय दोनों राक्षस और देवता, ठीक है, अपनी अपनी अलग अलग लाइन बनाए हुए थे। तो जो राक्षसों में जो देवता थे, देवताओं को जो है अमृत दिया जा रहा था, और राक्षसों को जहर जा रहा था, ठीक है। उनको भी किसी प्रकार का रसपान दिया जा रहा था, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार है ऐसा, मतलब लिखा है। तो जब एक देवता एक राक्षस था, वो बहुत जो है कपटी था। तो कपटी क्या था? वो जाके देवताओं की लाइन पर जाकर खड़ा हो गया। अब देवताओं की लाइन पर जब खड़ा हो गया तो धोखे धोखे में उसको भी जो है उसने भी अमृत पान कर लिया। नहीं, उसने भी अमृत पी लिए। जब अमृत पी लिया तो जब देवताओं को पता चला कि इसने तो अमृत पी लिया, तो ये क्या करने लगा? देवताओं को परेशान करने लगा। जब देवताओं को परेशान करने लगा तो ये देवता सभी गए विष्णु जी के पास में। जब विष्णु जी के पास में गए तो विष्णु जी ने अपना जो है सुदर्शन चक्र चलाया, और उस देवता के जो सिर वाला भाग था उसको अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो ये जो है निर्बल हो गया। निर्बल हो गया तो सबसे पहले निर्बल जब हुआ, लेकिन उसकी शक्तियां अब भी मानते हैं कि ऐसे जिंदा है। तो जिंदा है तो राहु केतु की बात समझ लेते हैं। जो ऊपर वाला गर्दन वाला भाग था वो राहु कहलाया, और नीचे वाला जो भाग था वो केतु कहलाया, यानी दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो ऐसा होता है जब हमारा, समझना, जब ये पृथ्वी यहाँ पर होती है और ये सूर्य सूर्य भी लगभग यहाँ पर होता है, अर्थात ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ये दिमाग में रखना। ये टकराएंगे नहीं। जब घूर्णन अक्ष करते हैं तो इसी के चारों ओर ही घूर्णन करते हैं। तो अर्थात ये जो कटान लाइन है, कटी हुई लाइन है, यहाँ पर भैया, यहीं पर जब ये दोनों आपस में आकर मिलते हैं, यहाँ पर ये खड़ा होता है और ये यहाँ इसी के चारों ओर घूम रही होती है। अर्थात जब घूम रही होती है तो उस स्थिति में इसे ऊपर वाले को राहु बोला जाता है और नीचे वाले को केतु बोला जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज भैया जी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।